नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। लंबे समय से इंतजार है ईपीएस 95 पेंशनर्स को कि कैसे उनकी पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 की जाए। लंबे समय से इस मांग को लेकर अलग-अलग स्तर पर धरना प्रदर्शन हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन अब इन पेंशनर्स का शुरू हो गया है। मुद्दा ये है कि लंबे समय से हर बार बजट में इंतजार होता है। कई बार कई राउंड की सरकार के साथ बैठकें हुई, लेकिन कुछ भी उसका फाइनल परिणाम नहीं निकल कर आ सका इन पेंशनर्स के पक्ष में। 1000 रुपए में एक पूरा का पूरा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन अपनी पत्नी या पति के साथ कैसे गुजारा करे? इस पेंशन को लेकर तमाम सरकार के प्रयासों के बाद भी किसी परिणाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और क्या सरकार अब इस मांग को लेकर आगे बढ़ पाएगी? हमारे साथ कमांडर अशोक राउत जी हैं, वीरेंद्र सिंह रजावत हैं, रमाकांत नरगुण हैं, राजीव भटनागर, शोभा आरस और सरिता नारखेड़े। कमांडर अशोक राउत जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ईपीएस 95 एनएससी के। राजीव भटनागर जी जो हैं वो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं ईपीएस 95 के। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी, कमांडर अशोक राउत जी, आपसे इस चर्चा को शुरू करती हूँ। हमारे दर्शकों को, देश की जनता को कई बार हमने आपके विषय से अवगत कराया है। एक बार फिर विस्तार से ज़रा पहले तो रोशनी डालिए इस विषय पर कि कितने लंबे समय से इंतज़ार में हैं आप लोग? कितनी बार चर्चाओं के राउंड हुए लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है? जी नमस्कार, सादर प्रणाम और धन्यवाद। आपने हमारे विषय को आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का जो प्रण किया है, बहुत अच्छी बात है। ये विषय पूरे भारत के औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों का है। वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट क्षेत्र में हो। पूरे भारत के जितने उद्योग हैं, वो सभी उद्योगों के जितने कर्मचारी हैं, उनका ये विषय है। इनको ईपीएस योजना के तहत इन्होंने अपने हर महीने अंशदान किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, ताकि इनको 60 साल 58 साल की उम्र के बाद एक ठीक ठाक पेंशन मिले। और ये पूरी जिंदगी अंशदान करने के बाद आज इनको जो पेंशन मिलती है वो 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये इस कैटेगरी में आती है। एवरेज पेंशन पूरे भारत की 1171 है। अब आप मुझे बताइए कि एक बूढ़ा बूढ़ी जिन्होंने अंशदान किया है हर महीने, वो आज 1200 रुपये में अपनी जिंदगी या 1000 रुपये में अपनी जिंदगी कैसे गुजारे? 2014 में सरकार ने कहा था कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि 36,60,000 लोगों को 1000 से नीचे पेंशन है। अब अच्छा, दूसरी आयरनी ये है कि इतनी पेंशन 500, 700, 1000 देने के बाद परिणाम ये होता है कि ये कर्मचारी या ये पेंशनर्स किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो पेंशनर है। वो फ्री का राशन नहीं ले सकते, उनको घर नहीं मिल सकता। उनकी जितनी सुविधाएं सरकार अपने नागरिकों को देती है, वो पेंशन धारकों को नहीं मिलती। तो आपने हमें 500 रुपये या 1000 रुपये देकर हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। एक सामान्य नागरिक की सुविधा भी नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के परिणाम जो है, जो पुरुष अपने घर में कभी करता था, जो जिसके हाथ में कर्तृत्व था, दातृत्व था, पितृत्व था, आज उस घर में वो अनाथ है। 1000 जब वो 50,000 रुपये लेके आता था तो उसकी इज्जत थी घर में। आज तो 1000 में उस आदमी ये की मुद्दा एक तरफ ये मुद्दा जो है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आजीविका से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये मुद्दा
आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। घर में सीनियर सिटीजन्स जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनका सम्मान भी इस वजह से कम हो रहा है। ये बहुत ही मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई भी है कि हमारे देश में बुजुर्गों का जो सम्मान है, वो उनके पास आर्थिक जो सामान क्या है, उससे तय होता है। हमारे साथ संजीव भटनागर जी हैं, इसमें राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, ईपीएस 95 और वीरेंद्र सिंह राजावत जी हैं। राजीव भटनागर जी, जहां तक मेरी जानकारी है, आप जंतर मंतर पर हैं। हाँ जी, हाँ, जंतर मंतर के पास में है। एक्चुअली यहाँ पे जैमर टाइप के लगे हुए, इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है। हम सभी लोग उसी के पास में हैं, तो इसलिए कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। फिर भी हमें आपकी बात सुनाई पड़ रही है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों का मैटर बार बार दिखाती है। जल्दी से कोई चैनल इस बात को उठाता नहीं, आप हम लोगों की बात उठाती है, इसके लिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये जो लड़ाई है, ये हम लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, जो हम लोगों ने 30-35 साल तक जमा किए अंशदान अपना, कि जब हम लोग रिटायर होंगे तो हमें भरपूर पेंशन मिलेगी, जिससे हमारे घर का गुजारा चल सके। अब बार-बार जब आप देखते हैं कि कई सांसद लोकसभा या राज्यसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, तो श्रम मंत्री, राज्य मंत्री कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इनकी एनुअल रिपोर्ट जो ईपीएफओ की है, उसके अनुसार इनके पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ रुपए कॉर्पस है। उसपे जो है 64,000 करोड़ रुपए पर ईयर जो है ब्याज आता है, और पेंशन कितनी बढ़ती है? 18,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 46,000 करोड़ रुपए हर साल ये ब्याज में ही बचा लेते हैं, और हमको पेंशन नहीं देते। दूसरा, ये कहते हैं कि एक्चुरियल वैल्यूएशन जो हुआ, उसके हिसाब से लौट आ रहा है, और ये नियम है कि हर साल एक्चुअल वैल्यूएशन होना चाहिए। इन्होंने 2019 मार्च 2019 में वैल्यूएशन कराया, उसके बाद से कराई किस आधार पे कह रहे हैं? आज 2-2.5 पेंशनर रोज मर रहे हैं, और इनका ये वैल्यूएशन तक नहीं करा पा रहे। हमारे पास ये 2019 के वैल्यूएशन का रेफरेंस देखिए, हम आपकी बता देंगे। आपकी आवाज में काफी इको हो रहा है। हमें हमारे दर्शकों को ठीक से सुना पाए, इसके लिए जरूरी है कि बुलाएंगे आप। आपके आसपास थोड़ा सा जो ये कनेक्शन की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह राजावत, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं इस पूरे आंदोलन के। वीरेंद्र सिंह जी, सरकार से कई बार बातचीत हुई है, बजट से पहले, बजट के बाद कई बार कई राउंड चर्चाएं हुई हैं। इस मुद्दे पर सरकार जो है, वो किसी नतीजे पर पहुंच क्यों नहीं पा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें ईपीएफओ की उदासीनता है और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। ये अगर दो जो है जो ऑब्स्टेकल से दूर हो जाएं तो हमारी पेंशन बहुत जल्दी मंजूर हो जाएगी। और माननीय कमांडर साहब की ओर से, हमारे संगठन की ओर से हम कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें तो हमारा मुद्दा बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जितनी परीक्षाएं थी वो सभी कमांडर साहब के नेतृत्व में दी जा चुकी हैं, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, या जो है वाइबिलिटी ऑफ स्कीम हो, या फिजिबिलिटी हो, या जितने प्रकार के रिपोर्ट्स हैं, वो सबके सब जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारी जो लीगल टीम है, हमारे एडवोकेट डांगे साहब जो हेडेड बाई उनके द्वारा है, वो सब प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, सब प्रकार की मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब दो चीजें हैं, ईपीएफओ की उदासीनता और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, उसका अभाव। ये दो चीजें अगर दूर होती है तो हमारी पेंशन हमको आज भी मिल सकती है, और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप उसके लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू मैम। दरअसल प्रधानमंत्री तक मसला पहुंचना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री तक ये मुद्दा पहुंचा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये कितना बड़ा वर्ग है। कमांडर अशोक राउत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी संख्या है इससे प्रभावित होने वाले लोगों की? वो जो संख्या है, क्या वो प्रधानमंत्री को अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पा रही है? आपका ऑडियो ऑन करिए कमांडर साहब। हाँ, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को इस विषय
के बारे में बिल्कुल मालूम है। हम लोगों ने 2 बार उनसे मुलाकात की है, आधे-आधे घंटे चर्चा की है और उस पर उनका विचार ये भी था कि ये बड़ा संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। तो उन्होंने इनिशिएट भी किया है, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ये है मुद्दा। इसमें जो रिटायर्ड लोग हैं मैम, उनकी संख्या है 81,50,000। इतने परिवार है जो रिटायर्ड है और इस पेंशन की राह देख रहे हैं, जिन्होंने अंशदान किया है। फिर उसके बाद जो कर्मचारी आज कार्यरत है और आज की तारीख में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी संख्या है 7.5 करोड़। इतनी बड़ी संख्या है, इतने बड़े तादाद में ये समाज है जिसका उत्थान करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और हम सबका बल्कि कर्तव्य है कि इतने जो हमारा पिछड़ा वृद्ध असहाय वर्ग है, उनको मदद करना, उनकी बची खुची 5-10 साल की जिंदगी को थोड़ा सहारा देके स्वाभिमान की तरीके से उनको जीवन जिलाना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं एक बात और कहूँगा, जो आपने कहा था पिछले जब आप हमारा संवाद हो रहा था, तो आपने कहा कि ये विषय स्वाभिमान का भी है और एक तरफ अर्थव्यवस्था का भी है। मैम, इन दोनों में से भी और बड़ी इसका जो महत्व है इस विषय का, ये हमारे संस्कृति का विषय है। जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है, आज हमारे बाप अपने ही घर में अपमानित हो रहे हैं और उनका पैसा किसी और के पास पड़ा है। बच्चे आजकल कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनको कम पेमेंट मिलता है, वो अपने बच्चों का देखेंगे या बूढ़ों का देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम रोज अपमानित होके, बेटे के भी चाहे घर में आप हो, रोज अपमानित होके जीना पड़ रहा है। जब आप घर में 50,000 रुपए लाते थे तो आप तो सबसे पहले खाने वाले होते थे, घी भी पड़ता था चावल दाल में, लेकिन आज की तारीख में आपका नंबर आखिरी लगता है। वो भी खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ये स्थिति है, ये हमारी संस्कृति का अधपतन है जो हमारे घर से शुरू हो रहा है। इसलिए हमने जब वित्त मंत्री जी से बात की थी तो हमने ये कहा था कि आप इन वृद्धों को उनके घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो ताकि उनका स्वाभिमान बचे। जी जी, जंतर मंतर पे जितने लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, उनकी संख्या राजीव भटनागर जी कितनी है और ये योजना क्या है जंतर मंतर पर? क्योंकि हाल ही का जो आंदोलन हुआ उसमें जो आंदोलन को सफलता मिली, उसके बाद क्या हमारे देश के वृद्ध जनों का, सीनियर सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है कि उनकी भी मांगों की तरफ ध्यान दिलाना होगा? हम लोग जंतर मंतर पर अपने कार्यक्रम का इंतजाम करने के लिए, तो क्योंकि हम लोग का 5 तारीख को मीना जी हम लोग जंतर मंतर पर अपने कार्यक्रम का इंतजाम करने के लिए देखिए हम लोग गांधीवादी और उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, सब आपके साथ कुछ और लोग भी हैं शायद, वो भी बोल रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे राजीव जी, और राजीव जी एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, हम गांधीवादी तरीके से 30-35 वर्ष 30-35 संख्या। वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी संख्या है वीरेंद्र सिंह जी जंतर मंतर पर पहुंचने वालों की, और किस तरह से आपने आंदोलन का स्वरूप तैयार किया है? आने वाले दिनों में क्या हम दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखेंगे? ऑडियो ऑन करिए वीरेंद्र सिंह जी। हाँ मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए माननीय कमांडर साहब ने कहा है कि जो आसपास के लोग हैं वही आए और बाहर के जो हमारे लीडर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो संख्या तो हमारी बहुत बड़ी होने वाली थी, लेकिन माननीय कमांडर साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है
और हमारे जो CWC मीटिंग हुई है उसके अनुसार 1 दिन का ये प्रोटेस्ट है ये, इसलिए बाहर के लोग बड़ी संख्या में ना आए, उन्होंने कहा है। तो भी हमारी संख्या करीब 1,500 से 2,000 तो होगी। हमने कितना भी कंट्रोल करें तो इससे कम संख्या वहाँ नहीं रहेगी। वितरी कहना चाहूंगा। मैडम एक और बात बता दें, हमारे साथ में हमारे नरगुण सर भी हैं जो हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। कृपा करके उनसे भी बुलवाइए, क्योंकि उनका मोबाइल जो है काम नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी Thank you, जरूर, आप उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अगला सवाल उनके लिए ही पूछती हूँ कि जो देश भर में आपने अभी तो कमांडर साहब ने जो लोगों को सीमित संख्या में रहने का निर्देश दिया है, लेकिन क्या ये संख्या बढ़ भी सकती है आने वाले दिनों में? मैडम अभी तो हम ये जो है जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, यानी 5 तारीख तक हमारा काम नहीं हो तो हम अगला क्या काम कर रहे हैं इसके वास्ते मीटिंग बुलाया है। और दूर दूर से लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट करने को बहुत मुश्किल है। उसके वास्ते दिल्ली के आजू बाजू स्टेट वाले लोगों को हम बुला के कल के 5 तारीख का दिन हमारी फाइनल प्रोग्राम का डिक्लेरेशन करने का है। हमारा ये भी आशा है कि सरकार कल भी बुला सकती है, हमारे को बुलाए तो 5 तारीख का मीटिंग तो भी कहीं को होना, ये भी आशा पकड़ के हम बैठे हैं। और अलग प्रोग्राम तो हमारे कमांडर साहब तो बता दिए हैं। अब तक हम बोल बोल के बस हो गए मैडम। वो आ रहे हैं जंतर मंतर में बैठ रहे हैं, उन बोल रहे हैं हम सबका काम करेंगे, बोलो आएंगे, हाँ वही बोल रहे हैं। हम वापस जाके लोगों को बोल रहे हैं ये 10 साल हमको बस हो गया है। उसके वास्ते ये फाइनल प्रोग्राम पकड़ के हम यहाँ आए हैं। उन लोग 5 तारीख तो हम तो डिक्लेयर करने वाले हैं। हमारी पहला प्रोग्राम तो बता चुके हैं थाला टोको EPS 95 का। उसके बाद में जो है सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो है हम जो है फास्टिंग करेंगे। वो भी नहीं हुए तो लास्ट में जो है मरण उपवास सत्याग्रह करके सरकार को हम टाइम दे रहे हैं मैडम। हमने ये नहीं बोल रहे कि कल वो करेंगे परसों वो करेंगे, उनको भी टाइम चाहिए। 10 साल से ज्यादा हम क्या टाइम देना, मेरा खुद कंफ्यूजन में हो गया है। मेरा फिर भी आशा, हम बहुत आशावादी है मैडम। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। मैं सपोज हमारी सामने कौन सा हमारी वो मरने के बाद आते हैं कौन आएंगे, राजीव भटनागर जी, एक बार मैं आपके पास वापस आ रही हूँ क्योंकि आप जंतर मंतर पर हैं और वहां पर काफी नेटवर्क की परेशानी है। वहां पर जो लोग हैं और प्रशासन का आप लोगों के साथ रवैया किस तरह का है? क्योंकि अभी प्रशासन ने जिस तरह का रवैया युवाओं को दिखाया था, आप लोगों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं? नहीं, हमारे साथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और कोई इनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और सब लोग एजेड हैं, सब 60+ के हैं, इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं। पर हम अपनी बात तो रखेंगे ही, एग्रेसिवली रखेंगे, हर तरीके से रखेंगे कि हम बार बार कितनी बार आएँ। जितनी बार आते हैं उसमें से हमारे कई साथी कम हो जाते हैं अगली बार में, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, पेंशन इतनी कम है, तो हम लोग तो बहुत परेशानी में हैं। और सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि हम लोग कुछ तोड़-फोड़ करें तभी सरकार ध्यान देगी? हम लोगों ने भी 30-35 साल सेवा की है देश की। इस देश को बनाने में छोटा बहुत अंश हम लोगों का भी है, तो हम उसका बिगाड़ में कुछ नहीं है। पर सरकार को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि इन लोगों के मान मर्यादाओं को रखें। आप भगवान राम की पूजा करें और दशरथ ज़मीन पे लेटे पड़े हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब इतना नेटवर्क खराब है कि अभी हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी भी साथ में बैठे हैं। हम लोग एक जगह कि किसी तरीके से आप तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सके और सरकार हमारी बात सुने। और ये हमने जैसे पहले कहा कि हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हम किसी को अलग से नहीं मांग रहे हैं कि हमें डोनेशन दो या सहायता करो। हमने जो पैसा जमा किया है, उसका अंशदान जो जमा किया है, उस पे हमें पेंशन चाहिए। आप इतने बड़े बड़े लॉ ला रहे हो, आप पेंशन फार्मूला चेंज करो और हमें हमारी पेंशन दो। संसद की स्थायी समिति ने सदन में रिपोर्ट पेश की कि इनकी पेंशन बहुत कम है,
बढ़ानी चाहिए। 2013 से रिपोर्टें आ रही हैं, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्या हम लोग सड़क पे लेटे तोड़ फोड़ करें, तब आप ध्यान दोगे? ये सरकार को सोचना चाहिए, खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार क्यों मजबूर कर रही है हर आदमी को कि वो उग्रता करे, हिंसक करे, तब उसकी बात सुनी जाए? वीरेंद्र गौड़ा जी सिंह जी, मैं हमारे आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कमांडर साहब एक बार वापस आपके पास आ रही हूँ। कमांडर साहब, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या है आपके साथ, बहुत बड़ा संख्या बल है जो इस उम्मीद में है कि आपके नेतृत्व में जो तमाम लोग हैं उनकी मांगे पूरी होंगी। अभी जंतर मंतर पर आपने पहली बार धरना प्रदर्शन नहीं किया है, इससे पहले भी किया है, लेकिन जैसा वीरेंद्र सिंह जी ने बताया कि अभी तो सिर्फ प्रदर्शन है, धरना है, उसके बाद आमरण अनशन भी होगा और उससे आगे भी जाने को सीनियर सिटीजन्स इस देश के तैयार हैं। आमरण अनशन कितनी बड़ी संख्या में करने की योजना है? कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं, या लोग अपने आप से तैयार हो रहे हैं? मैम, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं इस संगठन का विस्तार क्या है। देश के पूरे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये संगठन है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर तक ये संगठन है। और कई जगह जिलों के स्तर पे, कई जगह तालुका स्तर पे, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात जैसे जगह पे तो ग्राम स्तर पे भी है। तो इतना बड़ा संगठन है और बहुत बड़ी संख्या है। हमने 10 साल में इतने आंदोलन किए हैं। रामलीला ग्राउंड में एक बार 50,000 के करीब लोग थे, बूढ़े लोग, टिकट के पैसे नहीं, लोगों ने उनको चंदा जमा करके टिकट के पैसे दिए। ऐसे लोग, जंतर मंतर पे कई आंदोलन हुए, हमें कई बार कमांडर जी, बुलाया गया, कमांडर चर्चा की गई। कमांडर अशोक राउत जी, हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनकी तरफ से जी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हम दरअसल सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी का कहना है, परमार जी, कि मोदी सरकार जो है उसने मोदी सरकार उल्लू बना रही है हमें। मोदी सरकार अगर हमारी मांगे पूरी करती है तो आभार होगा। एक तरफ वो कह रहे हैं हमें उल्लू बना रही है, दूसरी तरफ दिनेश पटेल हैं, उसका कहना है कि हम भी पेंशनधारी आदमी हैं, 1,000 से हमारा काम नहीं चलता है। किसी का भी नहीं चलता। अच्छा, इस पर मैं एक कहना चाहता हूं कि इतने सारे आंदोलन हुए, और महेंद्र जी को और इनको कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो, सरकार कैसी भी हो, आपका हक हम लेके रहेंगे। आपके चेहरे पे मुस्कान लाना ये नेशनल एजुकेशन कमेटी की जिम्मेदारी है। ये हमें किसी ने सौंपा हुआ काम नहीं है, ये हमने अपने आप अपने हाथ में संकल्प का धागा बांधा है, और इसलिए आपका विजय निश्चित है। और नौशाद अभी नौशाद है हमारे साथ। नौशाद जी कह रहे हैं अशोक जी कि जी पागल हो गए हैं ये लोग, मतलब आप लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। नौशाद जी को ऐसा क्यों लगता है? उनका कहना है कि ये सरकार तो पेंशन बंद करने की सोच रही है और आप पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? हाँ, तो मैं नौशाद जी को कहना चाहता हूँ, बिना पागल हुए आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। आप अगर सीधी रेखा में चलते रहो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ अचीव करने के लिए पागल ही होना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी संगठन में इतने हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े, करोड़ों बल्कि मैं कहूँगा। तो ये ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, इनकी श्रद्धा है, विश्वास है, और हमें भी विश्वास है कि गवर्नमेंट का मंशा कोई भी हो, कुछ भी हो, हम लेके रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जल्दी ही रमाकांत लेके जी को रहेंगे। क्या चाहती हूँ मैं, कमांडर अशोक राउत जी, रमाकांत जी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, कई साल हो गए हैं आप लोगों को इंतजार करते 10 हुए। साल कोई डेडलाइन आपने बनाई है कि बस अब ये आखिरी समय है, आखिरी तारीख है देखिए, आपके पास? एग्जैक्टली अभी इसमें ये मैम, हमारी 1 जुलाई को सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी कोलकाता में। उसमें हमने निर्णय लिए, पूरे देश के लीडर्स वहां पे थे हमारे संगठन के,
उसमें निर्णय हुआ 5 अगस्त को यहाँ जंतर मंतर पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ध्यानाकर्षण करके सरकार को उनके वचनों का ध्यान हम देंगे। उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो पूरे देश में अगले आने वाले दिनों में जब हम डिक्लेयर करेंगे, पूरे देश के जो यूपीएफओ ऑफिसेस है उस पे ताले लगाए जाएंगे और गिरफ्तारियां दी जाएगी, जेल भरो आंदोलन होगा बड़ी संख्या में। उसके बाद भी अगर नहीं जानती सरकार मानती है तो फिर जो डीएम ऑफिस है उसके सामने हर जिले में आमरण अनशन होंगे। फिर भी अगर नहीं मानती है सरकार, हमारी इतनी भी परीक्षा नहीं जानती, तो फिर हम लाचारी से जीने से अच्छा है हम स्वाभिमान का मरण स्वीकार करेंगे और सामुदायिक आत्मदाह होगा। ये सीडब्ल्यूसी के निर्णय है और इस पर हम चलेंगे। रमाकांत नरगुड़ जी, ये जो कमांडर अशोक राउत जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी सरकार के लिए एक तरह से खुली चेतावनी है कि अगर आपने समय से ध्यान नहीं दिया तो आमरण अनशन भी होगा और आत्मदाह भी होगा। ये यहाँ तक पहुंचने से पहले, मतलब किसी भी देश के सीनियर सिटीजन को अगर इस फैसले तक जाना पड़ रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार जो है वो उनकी बातों की कितनी अनदेखी कर रही है। इतने लंबे समय से अनदेखी लगातार होती रही है आप लोगों की, उसमें क्या बड़ा कारण समझ में आता है आपको? सरकार की इच्छा शक्ति आपने बताया, सरकार के पास बजट की कमी भी इसमें एक फैक्टर है कहीं, जो आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है? रमाकांत जी, आपको अपना ऑडियो ऑन करना है, ऑडियो ऑन करिए। हाँ, ये जो है सरकार को पूछने का प्रश्न है, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये 10 साल तक हम हर साल 2-2 3 बार आके दिल्ली में आके बैठ के मुश्तर करके गए, तो भी सरकार नहीं सुन रहा। बोले तो समझ में नहीं आ रहा, क्या हम बोलने का आवाज उनको नहीं आ रहा, क्या वो हम बोलने का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा। ये तो लिखी है 81 लाख पेंशनर्स मर रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, बाजुदा हम 30 to 40 ईयर्स हमारी काम करने के टाइम में हम कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम भारत माता की पुत्र है, भारत देशवासी है, ये समझना पड़ता। हम भारत देश के अगेंस्ट बोलने वाले नहीं हैं, हम भारत देश में रहते हमारी हक मांगने वाले हैं मैडम। ये तो समझ के तो भी हम 5 तारीख के पहले सरकार बुलाए तो हमको भी अच्छा होगा। 81 लाख पेंशनर लोग बहुत 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 रिमेम्बर करेंगे ये सरकार का। नहीं तो बचा है क्या, सरकार नहीं पूछ रहा है, भगवान आशीर्वाद नहीं कर रहा है, घर में नहीं पूछ रहा है, वो आखिरी हमारी जो हम डिसीजन लिए बराबरी है कि अगली बार हमारा आपका क्या मीटिंग होता नहीं होता वो भी मालूम नहीं है। पांडे मैडम, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये सोचेंगे और सरकार जरूर बुलाएंगे बोल के आशा से हम बैठे हैं, देखेंगे क्या होता, सरकार क्या निर्णय लेगी इसके ऊपर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो मुझे आप सबसे बात करने के बाद तस्वीर जो दिख रही है वो ये कि आप लोग अभी ध्यानाकर्षण के लिए देश के राजधानी में जंतर मंतर पर बैठे हैं, जहां हाल ही में बीजेपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि जिलों में आमरण अनशन किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं सुनी तो सामूहिक आत्महत्याएं होंगी। इस देश के सीनियर सिटीजन को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान दिलाने के लिए। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी से पहले के जितने लोग हैं, इन लोगों से जुड़े हुए, इस पेंशन व्यवस्था से जुड़े हुए, सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए, वो क्या वाकई में इतने संवेदनहीन हैं, या समस्या क्या है वो इन सबके साथ मिलकर बैठकर समाधान क्यों नहीं कर रहे? बार बार आश्वासन दिए जाते हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपका काम करेंगे, लेकिन काम क्यों नहीं किया जा रहा? महज 1000 रुपए की पेंशन
इनको देकर इनके साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज के बुनियादी और ज़रूरी मुद्दों पर हम सरकार का ध्यान दिलाएँ। ये जो सीनियर सिटीज़न हैं, जिनकी इतनी बड़ी संख्या है, इनकी पेंशन की जो माँग है, इस पर मोदी सरकार ध्यान देगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं और आने वाले दिनों में इन सभी को आमरण अनशन की तरफ नहीं जाना पड़े, ऐसा हम भरोसा भी रखते हैं। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं? इस तरह के विषयों को कितना ज़रूरी है उठाना? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें और मुझे अनुमति दें। नमस्कार।